हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का हम लोग 9 टॉप शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। ये एक मॉडल सेट है जिसमें से पूरे चैप्टर से 9 क्वेश्चन लाया गया है, जो कि आप सबके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर H2O द्रव एवं HS गैस अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कमरे के तापक्रम होते हैं उसमें H2O द्रव जो होते हैं और गैस जो हो जाएगा HS, ये जो है अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो ये देखते हैं इनका आंसर। तो कमरे के ताप पर H2O द्रव एवं HS गैस अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि H2O के अणुओं के बीच जो आंतरिक हाइड्रोजन आबंध होता है, इसलिए जबकि H2S के अणुओं के बीच वांडर वाल क्रियाशील रहता है, जिसके कारण जो है वो कमरे के तापक्रम पर H2O जो है वो द्रव अवस्था में और HS जो है वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 रीजन की वजह से ये गैस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि जो द्रव वाले होते हैं यानी H2O के जो अणु होते हैं उनके बीच आंतरिक हाइड्रोजन बंध होते हैं और H2S के साथ जो है वह वांडर वाल क्रियाशील रहता है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, pH3 से pH4 प्लस का आबंध कोण का मान ज़्यादा होता है या ज़्यादा होता है, क्यों? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो pH3 होता है उससे pH4 प्लस, इसमें प्लस दिया गया है, इसका जो आबंध कोण का मान होता है वो ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? तो ये देखते हैं इनका जवाब। तो pH3 में P पर एक लोन पेयर उपस्थित रहता है। pH3 जो है उसमें जो है वह P पर एक लोन पेयर अवस्थित रहता है, जबकि pH4 प्लस में P पर लोन पेयर अवस्थित नहीं रहता है। लोन पेयर जो होते हैं वह आबंध कोण का प्रारंभ करते हैं, आबंध कोण को जो है वो प्रारंभ करता है, जिसके कारण pH3 जो है वो pH4 से उसका आबंध कोण का मान ज़्यादा होता है। तो इसमें pH3 पर जो है वो एक लोन पेयर उपस्थित रहता है, जिसके कारण जो है pH3 से pH4 प्लस का आबंध जो है उनका मान ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन 2 का सही जवाब हो चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्म करने पर सफ़ेद ZNO पीला क्यों हो जाता है? ये एक सॉलिड फॉर्म में है। तो इसमें बोला गया है कि गर्म करने पर जो सफ़ेद होते हैं ZNO वो पीला क्यों हो जाते हैं? तो इसमें जो है वह गर्म करने पर ZNO में से जो है वो ऑक्सीजन निकल जाता है। जब गर्म किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। तब हम लोग के पास जो रिएक्शन बनेगा वो हो जाएगा ZNO, ये ताप यानी हीट देने पर इसमें ZNO2 प्लस इसमें जो हो जाएगा, जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो हाफ हो जाएगा O2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास समीकरण तैयार होगा। तो उत्पन्न Zn2 प्लस आयन एवं हाइड्रोजन अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। अंतराकाशीय स्थल मतलब ऐसा स्थल जहाँ पे मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है या फिर उससे बाहर चला जाता है, तथा P-F केंद्र बनते हैं जो ZNO को पीला रंग प्रदान करता है। तो ये जो इसमें बोला गया है कि गर्म करने पर सफ़ेद ZNO पीला क्यों हो जाता है? तो पीला इसलिए होता है क्योंकि जब गर्म किया जाता है ZN को तो वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को है वह निकाल देता है। तो जब ऑक्सीजन निकल जाता है तब ZNO जो है वह उत्पन्न करता है Zn2 प्लस को, जो कि आयन एवं इलेक्ट्रॉन मतलब आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। तो F केंद्र बनाते हैं और ये जो F केंद्र जो है वह Zn को पीला रंग प्रदान करता है, जिससे गर्म करने पर सफ़ेद जो ZNO है वो पीला रंग में हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धात्विक चालकता व वैद्युत अपघटनी चालकता में क्या अंतर है? इसमें बोला गया है कि जो धात्विक चालकता है और वैद्युत अपघटनी जो चालकता है उसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये देखते हैं। तो इसमें निम्नलिखित डिफरेंस है। पहला देखते हैं धात्विक चालकता का।
तो धातुओं की चालकता इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होती है। इसमें जो है वह धातुओं की जो चालकता होती है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। जबकि अगर देखें वैद्युत अपघटनी में तो आयनों की गति के कारण विद्युत अपघटनी चालकता होती है। इसमें आयनों की गति यानी आयन के चलने का जो रीजन होता है वो कारण जो होता है उसके कारण इसमें वैद्युत अपघटनी चालकता होता है। जबकि धात्विक चालकता में धातुओं की चालकता इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। दूसरा हो जाएगा चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में परिवर्तन हो जाते हैं रासायनिक गुणों का। तीसरा हो जाएगा इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन वैद्युत अपघटनी में जो होता है वह इसमें धातुओं आयनों का स्थानांतरण होता है। चौथा जो हो जाएगा धातु में उत्पन्न प्रतिरोध कर्नल के दोहन के कारण होता है। इसमें जो हो जाएगा धातु का जो चालकता होता है उसमें धातु में जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है वो कर्नल के दोलन के कारण होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी चालकताओं में अंतरा आयन आकर्षण से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यानी अंतरा आयन जो होता है उसके आकर्षण मतलब चुंबक, फॉर एग्जांपल चुंबक में जैसे आकर्षण होता है वो किसी भी लोहा को खींचता है, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे अंतरा आयन जो है वह आकर्षण से प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पांचवा हो जाएगा ताप बढ़ाने पर धातुओं में प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में जो हो जाएगा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। धात्विक जो चालकता होती है उसमें बढ़ता है ताप बढ़ाने से धातुओं का प्रतिरोध, लेकिन वैद्युत अपघटनी चालकता में घटता है। धात्विक चालकता ज़्यादा होता है, इसमें जो है धात्विक चालकता जो है वह ज़्यादा होती है, लेकिन वैद्युत अपघटनी जो चालकता होती है वह कम होती है। तो ये 6 डिफरेंस थे जो कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों? तो इसका शॉर्ट आंसर है एनिलीन HCl में घुलनशील इसलिए होते हैं क्योंकि एमीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सल्ट बनाता है, जिसके कारण ये घुलनशील होते हैं। तो एनिलीन HCl में घुलनशील होते हैं, जिसका रीजन हम लोगों ने एक लाइन में बता दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं? हिमांक में जो अवनमन होता है उसको बताना है, वो है क्या? तो आइए देखते हैं। किसी द्रव में अवाष्पशील यानी जो वाष्पशील विलेय नहीं है तो वो अवाष्पशील विलेय हो गए, उसको मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने से प्राप्त जो विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन, जिसका सूत्र जो हो जाएगा वह डेल्टा TF इक्वल में आ जाएगा KFM। ये हो जाता है इसका सूत्र। एकांक मोलल सांद्रण युक्त विलयन के हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर क्रायोस्कोपिक कंटेंट कहलाता है। इसे बोला जाता है इंग्लिश में क्रायोस्कोपिक कंटेंट बोला जाता है और हिंदी में मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। तो हिमांक अवनमन यही था। तो इसमें बताना था कि हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं। तो हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय, ऐसा विलय जो वाष्पशील नहीं है तो उसे बोलते हैं अवाष्पशील विलय को मिलाने से प्राप्त विलयन में हिमांक की कमी हो जाती है, उसे हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल में आ जाएगा KFM। ये हो जाएगा हम लोग का। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो इसमें बताना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो आइए देखते हैं। 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। 1 एम्पीयर की जो विद्युत धारा होती है वो 1 सेकेंड तक, केवल 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती है उसे ही बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोलल इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है।
इसमें बोला गया है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोलर इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण कर सकता है उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक, यानी उस पदार्थ को रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। दो तरह से डिफरेंस दिया गया है। पहला तो है 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। और दूसरा इसका जो हो जाएगा किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोलर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 1 मोलर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर ग्रहण करने की क्षमता को ग्रहण कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक को, उसे रासायनिक तुल्यांक यानी EI के समानुपाती होता है। तो इनके बीच में ऐसे हो जाएगा रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, दोनों आप लोग को फॉर्मूला पता ही चल गया होगा। और जेड से हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करते हैं और रासायनिक तुल्यांक को EI से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो है वह समानुपाती होता है। तो ये हम लोग के पास समीकरण तैयार होता है। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो इसमें बताना है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी इसके प्रेजेंट में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाए। तो आइए देखते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम के द्वारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब इथेन प्राप्त होता है। जब इसमें बोला गया कि जो मीथेन ब्रोमाइड होती है, जो कि मीथेन ब्रोमाइड का रासायनिक समीकरण में यहाँ पे है 2CH3Br प्लस ZNA। ये जो है इसकी अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराया जाता है तब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो है वह इथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वर्टज अभिक्रिया, जो कि आप लोग को ये समीकरण दिख रहा होगा 2CH3Br प्लस 2Na, जो कि मेथिल ब्रोमाइड है। और ये जो है मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तब हम लोग के पास इथेन प्राप्त होता है C2H6 प्लस 2NaBr। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें ये समीकरण में है 2,6H3, तो यहाँ पे 2 मतलब C2 है तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और H3 है तो 3 और 2 6 हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे H6 ये दोनों अलग हो गए। बचा हम लोग के पास Br 2Na, तो मतलब Br भी 2 है और Na भी 2 है, तो दोनों को 2Na कर देंगे तो हम लोग के पास इथेन प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं। कुछ डिफरेंस है तो देखते हैं। पहला हो जाएगा, प्रासरण में अर्धपरागम झिल्ली का होना आवश्यक होता है। जो प्रासरण होता है उसमें अर्धपरागम झिल्ली जो होता है वह होना ही चाहिए, ये आवश्यक है। जबकि विसरण में जो है किसी प्रकार का झिल्ली आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा देखते हैं, प्रासरण में कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। जो प्रासरण होता है उसमें कणों की प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, चाहे इस दिशा में हो तो या फिर इस दिशा में हो, तो केवल कोई भी दिशा एक ही होगा। लेकिन जो है बात करें विसरण का, तो इसमें विलायक के कण गति करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसमें बोला गया कि प्रासरण के कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, लेकिन इसमें केवल विलायक के कण ही गति करते हैं। ये जो है वह सिर्फ प्रासरण में होता है, जबकि विसरण में देखिए तो इसमें विलायक और विलेय दोनों का मतलब ये जो दोनों के कण होते हैं वह दिशा मतलब प्रवाह तो करते हैं लेकिन विपरीत दिशा में करते हैं, यानी डिफरेंट मतलब अलग अलग दिशा में करते हैं। थर्ड हो जाएगा, प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अत्यधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। जो प्रासरण होते हैं वह विलयन के कण कम सांद्रता, जिसमें कम सांद्रता हो, उसके विलयन से अत्यधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित करते हैं, जबकि विसरण के जो कण होते हैं उसका प्रवाह अत्यधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट में बताइए सेशन आप सबको कैसे लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।